जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। इस तरफ हमें भिन्न दी गई है और इस तरफ हमें कुछ आकृतियां दी गई हैं, तो हमें इस भिन्न को इन आकृतियों से मिलाना है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम समझते हैं भिन्नों को। यहाँ पर ये लिखा है 2, इसका मतलब क्या होगा? तो 2 आकृति है पूर्ण रूप से। यहाँ पर लिखा है 2, तो इसका मतलब है कि जो आकृतियां होंगी उनमें कुल आकृतियों की संख्या कितनी होगी? 2। और यहाँ पर है नीचे 5, इसका मतलब है कि जो 2 आकृतियां होंगी उनको कुल कितने भागों में बांटा गया होगा? 5 भागों में। अब यहाँ से आप समझिए, सबसे पहले क्या देखना है हमें? ऐसी कौन सी आकृति है जिनमें सिर्फ 2 आकृति हो? इनमें से हमें ढूंढना है कि जिनमें सिर्फ 2 आकृतियां हो। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये है और डी नंबर का। बी नंबर में 2 आकृतियां दी गई हैं और डी नंबर में भी 2 आकृतियां दी गई हैं। अब आप देखिए नीचे कितना लिखा है? 5। इसका मतलब होगा कि जो आकृति है उसको कुल कितने भागों में बांटा गया होगा? 5 भागों में। तो ये आकृति में कितने भाग हैं? 2। इस वाली आकृति में कुल कितने भाग हैं? 1 2 3 4 और 5। इसी तरह इसमें भी। इसके बाद छायांकित कितना भाग है? जो संख्या ऊपर लिखी रहती है उसका मतलब है कि इतने भाग इसमें छायांकित होंगे। तो जो प्रश्न था उसमें ये वाला भाग छायांकित है और इसमें इस तरफ का भाग। इसी तरह इस वाले सवाल में भी ये भाग छायांकित है, इसमें ये वाला और इसमें लास्ट का। और बी नंबर के सवाल में पहला भाग छायांकित है और इसका लास्ट वाला। और ए नंबर के में ये दोनों भाग छायांकित हैं, इसमें ये दोनों भाग, लास्ट वाले में शुरुआत के 2 भाग छायांकित हैं। छायांकित का मतलब है यहाँ पर रंग भरा हुआ है। अब आप देखिए, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि जो आगे वाली संख्या होती है वह कहलाती है कुल आकृतियों की संख्या। जैसे यहाँ पर आगे क्या लिखा है? 2। इसका मतलब हुआ कि कुल आकृतियां कितनी होंगी? 2। तो इन सभी में हमें कुल बी वाले में और डी वाले में, इन दोनों में 2 आकृतियां हैं। इसके बाद यहाँ हर में क्या लिखा है? 5। इसका अर्थ हुआ कि जो आकृति है वो कुल कितने भागों में बटी होगी? 5 भागों में। इन दोनों में से ये जो डी नंबर की आकृति है ये कितने भागों में बटी है? 5 भागों में। और उसमें से कितने भाग में छायांकित होगा? तो ऊपर क्या लिखा है? 1। इसका अर्थ होगा कि जो एक भाग होगा उस आकृति का वो छायांकित होगा। तो इसमें देखिए, इसमें भी एक भाग छायांकित है और इस वाले में भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहले वाले को मिला देंगे हम डी से। इसके बाद है दूसरा सवाल 2 × 1/2। तो यहाँ पर भी अब आप देखिए, आगे क्या लिखा है? पहले 2। पूर्ण संख्या यहाँ पर क्या दी गई है? 2। इसका अर्थ होगा कि अब जो आकृति होगी उसमें जो भी सवाल होगा उसमें कुल कितनी आकृतियां होंगी? 2। तो इसमें तो 3 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। इस वाले को तो हम पहले मिला चुके। अब आप देखिए, जो बी नंबर की आकृति है इसमें कुल कितनी आकृतियां दी गई हैं? 2। जिसमें से उस आकृति को कुल कितने भागों में बांटा गया होगा? 2 भागों में। तो देखिए 1 2 और ये भी 2 भागों में है। और छायांकित कितने भाग में होगा? 1 भाग में। तो यहाँ पर आप देखिए छायांकित भी 1 ही भाग में है। इसको हम मिला देंगे बी नंबर से। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तीसरा सवाल है 3 × 2/3। तो पूर्ण संख्या क्या दी गई है यहाँ पर? 3। इसका मतलब हुआ कि कुल आकृतियों की संख्या कितनी होगी? 3। तो यहाँ पर आप देखिए, ए वाले में भी 3 आकृतियां दी गई हैं और सी वाले में भी। अब नीचे कितना भाग लिखा है? 3। मतलब कुल कितने भाग होंगे उस आकृति के? 3 भाग। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके 3 भाग हैं और इस वाले में कुल कितने भाग होंगे? 4। ये वाला तो आंसर हमारा होगा नहीं। आंसर होगा हमारा ए वाला, क्योंकि इसमें कुल 3 भाग हैं। और छायांकित कितने भागों में होगा? उसके 2 भागों में। जो संख्या ऊपर लिखी रहती है वो कहलाएगी छायांकित भाग। जो संख्या भिन्न में नीचे लिखी होती है वह कहलाती है कुल भाग। तो छायांकित कितने भाग होंगे? 2। देखिए इन तीनों आकृतियों में 2 भाग छायांकित है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ए। अब है चौथा 3 × 1/4। तो पूर्ण संख्या दी गई है यहाँ पर 3। इसका अर्थ हुआ कि आकृतियों की संख्या कितनी होगी? 3। तो ये तीनों आंसर तो हमने मिला दिए।
अब हमारे पास आंसर क्या बचा, सी। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी आकृतियां दी गई हैं, 3, जिसमें से उनको कितने भागों में बांटा गया होगा, 4। तो देखिए 1 2 3 4, उसी तरह इन दोनों को भी 4 भागों में बांटा गया है। और उनमें से छायांकित भाग कितने होंगे, 1। तो यहाँ पर आप देखिए इन तीनों में कुल कितने भाग छायांकित हैं, 1, इसलिए चौथे का आंसर हो जाएगा सी। तो ये होगा हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। तो ये वाला भी सवाल अभी जो हमने पहला सवाल किया था उसी की तरह है। यहाँ पर आप देखिए कुल आकृतियों की संख्या कितनी होगी, 3। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसमें कुल आकृतियां कितनी है, 2। तो ये तो आंसर होगा नहीं इसका। इसमें आकृतियों की संख्या कितनी है, 3, और इसमें भी कितनी आकृतियों की संख्या है, 3। बराबर के हमें पहले देखना है, क्योंकि ये फिर हम कौन सी देख रहे हैं अभी, बराबर के पहले वाली। तो बराबर के पहले कुल आकृतियां कितनी होनी चाहिए, 3। तो इसमें 3 आकृतियां दी गई और इसमें भी 3। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। अब आप देखिए जो आकृतियां होगी उनको कुल कितने भागों में बांटा गया होगा, 5। तो यहाँ पर आप देखिए इसको कुल कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 और 4। लेकिन हमें देखना क्या है कि 5 भाग होंगे जिस आकृति के। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5, तो 5 भाग हैं इस आकृति के। उसमें से छायांकित कितना भाग होगा, सिर्फ 1 भाग। तो यहाँ पर आप देखिए 5 में से कितना भाग छायांकित है, 1। इसमें भी और इसमें भी। तो पहले का आंसर क्या मिल गया हमें, सी नंबर का। दूसरा सवाल है, इसमें भी हमें बराबर के पहले वाली भिन्न को देखना है, क्योंकि यदि पहले वाली भिन्न हमें मिल गई इस आकृति में तो बराबर के बाद वाली भी वही आंसर होगी। अब कुल आकृतियों की संख्या कितनी होगी, 2। तो अब आप देखिए इन दोनों में कुल आकृतियां कितनी है, बराबर के पहले। इसमें 2 है और इसमें 3। इसका मतलब हुआ कि हमारा आंसर कौन सा होगा, 1। अभी और हम देखते हैं, यहाँ पर आकृतियों की संख्या होनी चाहिए 2, हमें मिल गई। उनमें से आकृतियों को कितने भाग में बांटा गया होगा, 3। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 और 3, और इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। उसके बाद छायांकित कितने भाग में होगा, सिर्फ 1 भाग में। तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का कितना भाग छायांकित है, सिर्फ 1 भाग। तो दूसरे का आंसर हो गया ए वाला। अब तीसरे का आंसर हमें पता है कौन सा होगा, बी, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो बराबर के पहले भिन्न देखिए कुल आकृतियों की संख्या कितनी होगी, 3। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 और 3 आकृतियां हैं। कितने भागों में बांटा गया होगा, 4 भागों में। तो 1 2 3 और 4, इन तीनों आकृतियों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, जिसमें से छायांकित भाग कितना होना चाहिए, 3। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 भाग छायांकित हैं। इसका मतलब हुआ कि तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। तो ये किया हमने दूसरे नंबर का सवाल। इसके बाद तीसरा सवाल है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हमें भिन्नों को हल करना है और उसके बाद लिखना है उनको न्यूनतम रूप में। और न्यूनतम रूप कहलाता है, जैसे कि हमारे पास एक भिन्न है 8/6। अब इसको हमें लिखना है न्यूनतम रूप में। तो न्यूनतम रूप में लिखने के लिए हम एक ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका भाग अंश में जाए और हर में जाए। तो इन दोनों में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 भाग में, तो यहाँ आएगा 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 4/3। अब आप देखिए जो 4/3 भिन्न आई हमारे पास, इसमें अब एक कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसका भाग ऊपर जाए और नीचे जाए। ऊपर 2 का भाग जाएगा, नीचे कितने का भाग जाएगा, 3 का। लेकिन भिन्न में एक नियम होता है कि जिस भी संख्या का भाग आप ऊपर देंगे उसी संख्या का भाग आपको नीचे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि आप भाग ऊपर 2 का देंगे तो 2 का भाग नीचे भी जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि 8/6 का न्यूनतम रूप क्या आ जाएगा हमारा, 4/3। अब इसी तरह से हमें इन सवालों को भी हल करना है। पहला सवाल है 7 गुणा 3/5। जब भी कोई संख्या लिखी हो और उसके नीचे कोई और हर में संख्या ना हो तो वहां पर हम लिख देते हैं 1। यहाँ पर 7 अकेला था, इसके नीचे कोई संख्या नहीं थी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1। अब 7 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 21। 1 का गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 5। अब इसे हमें क्या में व्यक्त करना है, न्यूनतम रूप में या फिर मिश्रित भिन्न में। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसका भाग 21 में जाता हो और 5 में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे व्यक्त कर देंगे हम मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हर वाली संख्या का भाग दे दिया जाता है अंश में। तो हर में है यहाँ पर 5 और अंश में है यहाँ पर 21।
5 का भाग 21 में देंगे जाएगा 4 बार में, यहाँ आएगा 20, 1 में से 0 बचा 1, तो हर वाली संख्या तो हर में रहेगी, हर में क्या है यहाँ पर 5, इसको लिखेंगे हम बटे की लाइन के नीचे। तो जितनी बार में भाग गया, भाग कितनी बार में गया हमारा 4 बार में, तो इस 4 को लिखेंगे हम इस बटे की लाइन के बगल में और शेष पर आएगा हमारा ऊपर। तो आंसर हुआ इसका 4 सही 1/5। सवाल है 4 गुणा 1/3। तो इस वाले सवाल में भी 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 3। अब इसको कर देंगे हम मिश्रित भिन्न में, तो 3 का भाग देंगे हम 4 में, जाएगा 1 बार में, 4 में से 3 गया बचा 1। तो हर वाली संख्या तो रहेगी हर में, जितनी बार में भाग गया वो कहाँ आएगा बटे की लाइन के बगल में, ये लाइन कहलाती है बटे की लाइन, और शेष पर आता है ऊपर। तो आगे आंसर हमारा 1 सही 1/3। अब आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे 3 का गुणा 1 में किया तो आएगा 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4, तो हमें कितना मिल जाएगा 4/3। इस तरीके से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तीसरा सवाल है 2 गुणा 6/7। इसके नीचे भी हम क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, 2 का गुणा 6 से करेंगे तो आएगा 12, नीचे आएगा 1 का 7 में तो 7। अब इसे करेंगे मिश्रित भिन्न में, तो 7 का भाग 12 में देंगे 1 बार में, यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5। हर वाली संख्या रहेगी हर में, नीचे आ जाएगा 7, भाग गया 1 बार में, इसको लिखेंगे बटे की लाइन के बगल में, शेष फल को लिख देंगे ऊपर। अब चेक भी कर सकते हैं, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7, और ऊपर वाली संख्या में इसको जोड़ दिया जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 12। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को चेक भी कर लेंगे। इसके बाद है 5 गुणा 2/9, तो यहाँ पर भी 1 आएगा नीचे, 5 का गुणा 2 में किया 10, नीचे 1 का गुणा 9 में तो 9। अब करेंगे इसे मिश्रित भिन्न में, तो 9 का भाग 10 में 1 बार में, 10 में से 9 गया बचेगा 1। तो हर वाली संख्या रहेगी हर में, जितनी बार भाग गया भागफल को लिखेंगे बटे की लाइन के बगल में, और शेष फल को लिखेंगे ऊपर। तो आंसर आ गया 1 सही 1/9। पांचवा सवाल है 2/3 गुणा 4। इसमें भिन्न को आगे कर दिया, जो 2/3 है जो उसको आगे लिख दिया। अभी हमने जो सवाल हल किए थे उसमें जो बटे वाली संख्या थी उसको कहाँ लिखा था बाद में, और इसमें कर दिया पहले। तो सवाल वैसे ही हल करना है। अब इसमें हम 4 के नीचे क्या लिख देंगे 1। इसमें अभी पहले दी गई थी पूर्ण संख्या, इसमें हमें बाद में दे दी गई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके नीचे हम 1। अब 4 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 8, नीचे आ जाएगा 3 एकम 3। इसको कर देंगे मिश्रित भिन्न में, तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 क्या बचेगा 2। हर वाली संख्या तो रहेगी हर में, नीचे आएगा 3, भागफल आएगा बटे की लाइन के बगल में, और शेष फल आएगा ऊपर। तो आंसर बन गया हमारा 2 सही 2/3। इसके बाद छठवां सवाल है 5/2 गुणा 6। इसके नीचे क्या कर देंगे हम 1, 5 का गुणा 6 से तो आएगा 30, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 2। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 में 2 का भाग दे सकते हैं हम, कितनी बार में जाएगा 15 बार में, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया बचा 1, 0, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर मिश्रित भिन्न में हल करने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि इस पर डायरेक्ट हम 2 का भाग 30 में दे सकते हैं। आंसर कितना आएगा हमारा 15, जो कि एक पूर्ण संख्या आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारा 15। इसके बाद 8वां सवाल है 20 गुणा 4/5। इसके नीचे कर देंगे हम 1, 20 का गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 80, नीचे आ जाएगा 5। 5 का भाग 80 में हम दे सकते हैं, कितनी बार में 5 का भाग देंगे 80 में, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, 0, 5 छक्का 30। तो कितनी बार है भाग गया हमारा 30 बार में। तो ये भी एक कैसी संख्या आ गई पूर्ण संख्या। इसके बाद अगला सवाल है 13 गुणा 1/3। इस 13 के नीचे कोई नहीं है तो हम लिखेंगे 1, 13 का गुणा 1 से किया तो 13, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3। अब 3 का भाग दे देंगे हम 13 में, तो बना देंगे इसको मिश्रित भिन्न। 3 का भाग 13 में देंगे 4 बार में, यहाँ आ जाएगा 1। हर वाली संख्या रहेगी हर में, भागफल को लिखेंगे बटे की लाइन के बगल में, और शेषफल को लिख देंगे हम ऊपर। तो आ जाएगा आंसर 4 सही 1/3। अब इसका लास्ट सवाल है 15 गुणा 3/5। तो 15 के नीचे भी कोई संख्या नहीं है, क्या लिख देंगे हम 1। 15 का गुणा 3 से करेंगे तो 45, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5। अब यहाँ पर 5 का भाग 45 में जा दे सकते हैं हम,
कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 9, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो ये होगा हमारा तीसरे नंबर का सवाल। अगला सवाल है 11 गुणा 4 बटा 7। तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, लिख देंगे हम 1। 11 का गुणा 4 से किया तो 44, 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7, 7 का भाग देंगे हम 44 में। कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। यहाँ आ जाएगा 4 में से 2 गया तो 2। हर वाली संख्या तो रहेगी हर में। भागफल को लिखेंगे हम बटे की लाइन के बगल में, शेषफल को लिख देंगे हम इसके ऊपर। तो ये हो गया हमारा 7वें नंबर का सवाल। इसके बाद